कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी विकसित सभ्यता जो अपने समय से सच कहूं तो हजारों साल आगे थी, वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? आज हम भारत की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक हड़प्पा सभ्यता की परतों को खोलने जा रहे हैं। जरा इन खंडहरों को देखिए। ये धौलावीरा शहर के बचे खुचे हिस्से हैं। सोचिए, यहाँ की हवा में आज भी शायद उन कारीगरों की, उन लोगों की कहानियां गूंजती होंगी। ये जो खामोश पत्थर है ना, ये एक ऐसे शानदार समाज की गवाही देते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गया। ये दो सवाल असल में यही हमारी आज की पड़ताल का दिल है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पता लगाते हैं इस गुमशुदा दुनिया के कुछ राज। इस एक लाइन में एक बहुत बहुत गहरी बात छिपी है। देखिए, मशहूर पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल का मानना था कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई राजा या गुलाम वाली व्यवस्था नहीं थी। ये एक ऐसा समाज था जो जबरदस्ती से नहीं बल्कि आपसी समझ और सहयोग से चलता था। और ये अपने आप में उस जमाने के लिए एक बहुत ही बड़ी और अनोखी बात थी। तो आज हम इन 5 हिस्सों में हड़प्पा की कहानी को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई सभ्यता होती क्या है। फिर देखेंगे उनके वो भविष्यवादी शहर जहां दुनिया की पहली प्लम्बिंग थी। उनके ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके रोजमर्रा के जीवन को समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि वो सब गए कहाँ। तो पहला पड़ाव। इससे पहले कि हम हड़प्पा की महानता को समझें, ये जानना जरूरी है कि आखिर किसी समाज को सभ्यता का दर्जा मिलता कब है। मतलब ये सिर्फ एक बड़े से गांव होने से अलग कैसे है। एक सभ्यता को ना एक जटिल मशीन की तरह समझना चाहिए, जिसके कई अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं है, बल्कि एक संगठित, एक विकसित और एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है। इतिहासकार किसी भी समाज को अक्सर इन 7 पैमानों पर तोलते हैं। क्या वहाँ कोई सरकार थी जो व्यवस्था बनाए रखे? क्या वहाँ बढ़िया प्लान किए हुए शहर थे? क्या लोग अलग अलग तरह के काम जैसे क्राफ्ट्स वगैरह करते थे? क्या वे दूर दराज के इलाकों से ट्रेड करते थे? क्या उनकी अपनी कोई लिखने की कला थी? उनकी कला, उनकी बिल्डिंग्स बनाने का तरीका क्या अनोखा था? और सबसे जरूरी, क्या उनकी खेती इतनी अच्छी थी कि वो बड़े बड़े शहरों का पेट भर सके? चलिए अब देखते हैं कि हड़प्पा इन सब पर कितने खरे उतरते हैं। अब तैयार हो जाइए उस चीज के लिए जो सच में हैरान कर देती है। हड़प्पा वासियों की सबसे बड़ी देन अगर कुछ थी तो वो थे उनके शहर। ऐसे शहर जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी चौंका देते हैं। इस तस्वीर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका ग्रिड पैटर्न। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। ये कोई अचानक बसा हुआ शहर नहीं था, इसे पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझकर बनाया गया था। हर घर, हर गली अपनी सही जगह पर। और ये देखिए, ये तो उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। उस जमाने में जब दुनिया की दूसरी बड़ी सभ्यताएं साफ सफाई के बारे में सोच भी नहीं रही थीं, हड़प्पा के हर शहर में सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था। ये उस समय के लिए एक, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय तकनीकी छलांग थी। सोचकर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले करीब करीब हर घर का अपना बाथरूम था जो शहर की मेन सीवेज लाइन से जुड़ा था। ये उनकी साफ सफाई की अनोखी व्यवस्था थी जो दिखाती है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर कितनी गहरी समझ रखते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हड़प्पावासी सिर्फ महान बिल्डर नहीं थे, वो उस दौर के ग्लोबल ट्रेडर्स भी थे। उन्होंने एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क बनाया जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। 217 मीटर, ये गुजरात के लोथल में मिले एक डॉकयार्ड यानी जहाज घाट की लंबाई है। ये आज के 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा लंबा है। जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते होंगे जिन पर दूर देशों से आया सामान लदा होता था। और ये चीज शानदार ढंग से दिखाती है कि उनका ट्रेड कितना ऑर्गेनाइज्ड था। ये हैं उनकी मोहरें। इन पर जानवरों की तस्वीरें जैसे कि एक सींग वाला बैल और कुछ रहस्यमय निशान बने हैं जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये मोहरें शायद आज के ब्रांड लोगो या क्वालिटी स्टैम्प्स की तरह काम करती थीं, जो बताती थीं कि भाई माल कहाँ से आया है और किसका है। सोचकर देखिए, गुजरात के तट से एक जहाज निकलता है जिस पर खूबसूरत मनके लदे हैं और वो हजारों किलोमीटर दूर आज के ईरान में पाए जाते हैं। हड़प्पा में बनी हाथी दांत की एक कंघी ओमान के तट पर मिलती है,
वे दुनिया को कपास और लकड़ी बेचते थे और बदले में अपनी जरूरत की धातुएं जैसे तांबा मंगवाते थे। तो सवाल ये उठता है कि इन सब गतिविधियों को, इन बड़े बड़े शहरों और इतने बड़े व्यापार को ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी? इसका एक सीधा सा जवाब है उनकी जमीन और उनकी खेती करने की कला से। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने उन्हें बहुत उपजाऊ जमीन दी, जिस पर वे जौ, गेहूं और कई तरह की फसलें उगाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी कपास। वे इतिहास में पहले लोग थे जिन्होंने कपड़ा बनाने के लिए कपास की खेती शुरू की। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे उन्हें एक कीमती व्यापारिक वस्तु भी मिल गई थी। और ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनका समाज कितना स्थिर और समृद्ध था। जब पेट भरने की चिंता नहीं होती ना, तभी समाज कला और शिल्प पर ध्यान दे पाता है। उनके कारीगर समुद्री शंख जैसी कठोर चीज को तराशकर इतनी खूबसूरत और बारीक चूड़ियां बना लेते थे। ये उनके कौशल और उनकी कलात्मक समझ का प्रतीक है। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। एक उन्नत, समृद्ध और शांतिपूर्ण सभ्यता फल फूल रही थी। और फिर सब कुछ बदल गया। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो आज भी एक अनसुलझा बहुत बड़ा रहस्य है। एक पल में वे दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थे और अगले ही पल वे इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे खोने लगे। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सदियों तक कायम रहने वाली ये महान सभ्यता ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। सोचिए, वो हलचल भरे शहर एकदम वीरान हो गए। उन गलियों में सन्नाटा पसर गया। वो व्यवस्था जो इन शहरों को चलाती थी वो खत्म हो गई। लोगों ने शहर छोड़ दिए और वापस छोटे छोटे गांव में जाकर बस गए। एक महान शहरी संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या जलवायु परिवर्तन ने उनकी खेती को बर्बाद कर दिया? या कोई और वजह थी? इसका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और ये रहस्य हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर